अलार्म की तेज आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने हाथ बढ़ाकर अलार्म बंद किया और दोबारा चादर मुंह पर रखकर सोने की कोशिश की, मगर नींद एक दफा खुल जाए तो दोबारा बहुत मुश्किल से आती है। मैं कुछ देर बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। फिर मैंने चादर हटाई और आंखें मसलता हुआ उठकर बैठ गया, और फिर आंखें खोलकर देखा तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। बिस्तर पर मेरे बराबर जहां रात को मेरी प्यारी बीवी लैला सोई थी, अब वहां एक भयानक ढांचा लेटा हुआ था। मैं तो खौफ से लरजने लगा। फिर मैंने हिम्मत की और डरते डरते ढांचे को हाथ लगाया तो मेरे मुंह से एक इत्मीनान भरी ठंडी सांस निकल गई, क्योंकि वो ढांचा मसनूई था और किसी अच्छे प्लास्टिक से बना हुआ था। मैंने लात मारकर उस ढांचे को बिस्तर से नीचे फर्श पर फेंक दिया और अपनी बीवी लैला को आवाजें देने लगा। लैला, ये सब क्या है? लैला हाथ में चाय का कप लिए कमरे में दाखिल हुई। यार, ये सब क्या है? तुमने अच्छे खासे बेडरूम को हॉरर हाउस बना दिया है। मैंने कमरे में लगी खौफनाक तस्वीरों और पोर्ट्रेट को देखते हुए कहा। अच्छी तो लग रही हैं तस्वीरें, मुझे रात को ख्वाब में भी यही चुड़ैलें दिखाई देती हैं। खाक अच्छी लग रही हैं। जब तुम एक हॉरर राइटर से शादी करोगे तो तुम्हें ऐसा माहौल तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, और ये बातें तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए थी। वो आराम से चाय की चुस्कियां लेते हुए मुझे कहने लगी, मैं मिस्र के महकमा पुलिस में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हूँ, और मेरी प्यारी राज दुलारी बीवी जिससे मेरी शादी बड़ी जद्दोजहद के बाद हुई, वो एक मशहूर हॉरर राइटर है जिसकी तहरीरें मुल्क के मशहूर मैगजीन निहायत एहतमाम के साथ शाया करते हैं। मैं लैला की बातों से जिच होकर वॉशरूम में घुस गया और नहा धोकर फ्रेश होकर बाथरूम से निकला तो मेरा पैर किसी लजलजी चीज पर पड़ा तो मैंने घबराकर अपना पैर उठाया। मैं अपना तवाज़ुन कायम न रख सका और धड़ाम से कमरे के पक्के फर्श पर गिर पड़ा। मेरे इस तरह गिरने पर लैला बेसाख्ता हंस पड़ी। हमारे मुल्क का तो कानून ही जमीन बोस हो गया। वो आगे बढ़ी और उसने वो चीज उठाई जिस पर पैर पड़ने से मैं फर्श पर गिर पड़ा था। वो एक बड़े साइज की मकड़ी थी जो फर्श पर पड़ी थी। लैला, ये क्या मुसीबत है? तुमने घर को क्या बना दिया है? इसे माहौल बनाना कहते हैं, और इस माहौल की वजह से मुझे लिखने में मदद मिलती है। यार, हॉरर के बजाय कुछ और लिखो ना। और क्या? कोई रोमानवी नॉवल लिख लो। मैं और रोमानवी नॉवल? नामुमकिन। अरे, रोमान लिखना कोई मुश्किल थोड़ी है, बस जरा माहौल बनाओ तो। इतना कहकर मैंने लैला की गर्दन पर अपने होंठ रखे और धीरे से अपनी बाजुओं की गिरफ्त में लैला को लिया तो उसने मुझे जोर का धक्का देकर खुद से अलग किया। ज्यादा नखरे मत दिखाओ, जल्दी से नाश्ते की मेज पर आओ, देर हो गई तो दफ्तर में डांट पड़ जाएगी। इतना कहकर लैला कमरे से बाहर चली गई। मैंने भी अपनी वर्दी पहनी और फिर नाश्ते की मेज पर पहुंचा। मेरे कुर्सी पर बैठते ही लैला ने चाय का कप मेरे सामने रखा और साथ ही मुझे टोस्ट पर मक्खन लगा कर दिया। तुम नाश्ता नहीं करोगी? अभी मूड नहीं हो रहा, मुझे ये नॉवल खत्म करना है। हॉरर नॉवल? तुम ये क्या बकवास पढ़ती रहती हो? मैं हॉरर कहानियां लिखती हूँ तो हॉरर नॉवल ही पढ़ूंगी ना। ये हॉरर राइटर अपने कारीन को झूठी बातों से क्यों बहलाते हैं? मैंने नाश्ता खत्म करके चाय पीते हुए लैला को छेड़ा। झूठी बातें? क्या मतलब? ये जिन भूत, आसेब, चुड़ैल वगैरह, ये सब झूठ है या नहीं? ये जिन भूत झूठ कैसे होता है, जरा बताओगे? क्यों, तुमने कोई जिन भूत देखा है क्या? हाँ, देखा है। क्या क्या तुमने सचमुच का भूत देखा है? हाँ। कहाँ? कब? मुझे यकीन नहीं आ रहा। यहीं, इसी कमरे में। बल्कि वो भूत तो हमारे साथ इस घर में रहता है। लैला इत्मीनान के साथ बोले जा रही थी। अरे, कौन सा भूत? किसका भूत देखा है तुमने जो हमारे घर में हमारे साथ रहता है? मैं तो सचमुच परेशान हो गया। अंकल फेरोजी का, जो इस घर के पहले मालिक थे और जिनका कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, उन्हें अपने घर से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, इसलिए वो मरने के बाद भी इस घर को छोड़ने पर तैयार नहीं हो रहे। लेकिन वो मुझे तो कभी नजर नहीं आए। वो अक्सर तुम्हारे जाने के बाद आते हैं ना। लैला ने जवाब दिया। फिर अचानक वो मेरे पीछे देखते हुए बोली, लो, आज अंकल फिरोजी तुम्हारे सामने ही आ गए। इतना कहकर लैला ने मेरे पीछे की जानिब देखा और कहा, आइए आइए अंकल, हमारे साथ बैठकर नाश्ता कीजिए। लैला के ये सब कहने पर मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा, मगर मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पीछे देख रहा था कि अचानक मेरे बराबर वाली कुर्सी खिसकी तो मैं उछल पड़ा। ये कुर्सी किसने खसकाई? मेरी तो पेशानी पर पसीना चमकने लगा। मैंने मेज के नीचे झांका तो देखा कि लैला ने अपना पैर आगे बढ़ाकर कुर्सी को खिसकाया था। ये सब क्या है?
मैं अपनी पेशानी से पसीना पोंछने लगा। लैला मेरी कैफियत देखकर बेसाख्ता हंस पड़ी। तो तुम बाज नहीं आओगी? जाइए, दफ्तर के लिए देर हो जाएगी, फिर आपका वो खड़ूस बॉस रोजाना की तरह आप पर चीखेगा। मैंने हंसते हुए लैला के गालों पर प्यार किया और अपने दफ्तर जाने के लिए घर से निकल पड़ा। मैंने अपनी सरकारी जीप पुलिस हेडक्वार्टर के सामने रोकी। एक कांस्टेबल ने मुझे सलाम किया। मैं नीचे उतरा और फिर हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हो गया। हेलो कैस, कैसे हो? हेडक्वार्टर की राहदारी में मुझे डॉक्टर सुलेमान मिले, जिन्होंने मुझसे मुसाफा किया और मेरा हालचाल पूछा। डॉक्टर सुलेमान पुलिस के अस्पताल के एमडी हैं और अक्सर हेडक्वार्टर आते रहते हैं। फाइन सर, आप सुनाइए, एमडी बनने के बाद कैसी गुजर रही है? बहुत मुश्किल जॉब है इंतजामी मामलात देखना। यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ बजट वगैरह के सिलसिले में मीटिंग है, इसलिए आया था। बातें करते हुए हम दोनों लिफ्ट में आ गए। आप शायद बजट डिपार्टमेंट जाएंगे? मैंने पूछा तो डॉक्टर सुलेमान ने हाँ के अंदाज में सर हिला दिया। मैंने 5th फ्लोर का बटन प्रेस किया क्योंकि बजट डिपार्टमेंट 5th फ्लोर पर है। 5th फ्लोर पर डॉक्टर सुलेमान मुझे बाय कहते हुए लिफ्ट से उतर गए। फिर मैं भी 7th फ्लोर पर अपने दफ्तर के सामने लिफ्ट से निकला और गुनगुनाते हुए अपने दफ्तर में दाखिल हुआ। हेलो सईदी साहब, आज फिर आपको देर हो गई। दफ्तर में दाखिल होते ही मुझे अनाया दिखाई दी, जो फाइल हाथ में लिए बॉस के दफ्तर से बाहर निकल रही थी। रोज ही देर हो जाती है, अब तो दफ्तर के लोगों को इस बात का आदी हो जाना चाहिए। चीफ 2 दफा आपको पूछ चुके हैं और आपके दफ्तर में भी एक साहब बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। पहले चीफ से मिल लेता हूँ, फिर दफ्तर में आए साहब को भी देख लेंगे। मैंने अनाया को जवाब दिया और अपनी टोपी सर पर ठीक करते हुए चीफ के कमरे की जानिब चल दिया। मैं आई कम इन सर? आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उन्होंने मुझे बैठने को कहा। सैयद मोहम्मद कैस अल सईदी। चीफ ने मुझे मेरे पूरे नाम से मुखातिब किया तो मेरे जहन में खतरे की घंटी बजने लगी। अमूमन चीफ और दफ्तर के दीगर अफराद मुझे सईदी के नाम से पुकारते हैं, मगर उस वक्त चीफ ने मुझे मेरे पूरे नाम से पुकारा। यकीनन कोई मुश्किल केस आया होगा। अब चीफ वो केस मेरे सुपुर्द करेगा तो मैं पूरे ध्यान से बॉस की बात सुनने लगा। तुम्हारे कमरे में मेरा बहुत अच्छा दोस्त सलियान कारा बैठा है। मेरा बचपन का दोस्त है, अभी हाल में ही यहाँ मुंतकिल हुआ है। इसका मसला सुन लो। जी बेहतर, सलियान से मिल लेना, मगर पहले ये बताओ फेडरल मिलिट्री के पीए मिस्टर जाइन की मौत की तहकीक कहाँ तक पहुंची? फेडरल मिनिस्ट्री के पीए मिस्टर जाइन 1 हफ्ता कबल अपने घर में मुर्दा पाए गए थे। सर, मैंने पूरी तहकीक की है मगर उनके कत्ल का कोई सुराग नहीं मिला। उनकी मौत तभी मालूम होती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या लिखा था? सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट काफ़ी हैरत अंगेज है। पोस्टमार्टम के मुताबिक मिस्टर जाइन की मौत सांस घुटने से हुई है। किसी ने उनके मुंह, नाक पर तकिया वगैरह रखकर उनकी सांस घोट दी होगी ना? सर, ऐसा तो कोई सबूत नहीं मिला। उनके फेफड़े भी सही हालत में थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर जाइन सांस लेना ही भूल गए थे। सांस लेना भूल गए थे, क्या मतलब? जी सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यही लिखा है कि उनके तमाम आज़ा नॉर्मल काम कर रहे थे, मगर अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई मुनक़ता हो गई, जिसकी वजह से मिस्टर जाइन का रिश्ता जिंदगी से कट गया। हैरत अंगेज। जी सर, यही वजह है कि मिस्टर जाइन का केस आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, तुम सलियान से मिल लो और उनका मसला हल कर दो। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक शख्स जिसकी उम्र 55-60 के लगभग होगी, मेरी मेज के सामने बिछी हुई कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा है। गुड मॉर्निंग, मैंने उस शख्स को सलाम करने में पहल की। आप मिस्टर सलियान हैं? जी, मुझे सलियान कारा कहते हैं। जी, आपके साथ क्या मसला दरपेश है? वो बात दरअसल ये है। सलियान कुछ कहते कहते रुक गया। उसके माथे पर परेशानी की शिकनें पड़ गई। मुमकिन है आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, मगर ये सच है। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है कि आप जो कुछ कहेंगे वो सच होगा। दरअसल मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे घर में मेरे अलावा भी कोई रहता है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। आप क्या अपने घर में अकेले रहते हैं, जो अब कोई और आपके साथ रहने आ गया है? मैं इस शहर में अपनी बीवी के मरने के बाद तकरीबन 1 साल पहले मुंतकिल हुआ। कुछ दिन अपने एक रिश्तेदार के घर ठहरा, फिर मैंने मौजूदा मकान खरीदा। तब से मैं वहाँ तन्हा रह रहा हूँ, मगर पिछले 1 हफ्ते से मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरे अलावा भी मेरे मकान में कोई रहता है। पहले आप कहाँ रहते थे? पहले मैं अबातूत शहर में रहता था। 1-1.5 साल पहले मेरी बीवी का इंतकाल हुआ तो मेरे लिए अबातूत में रहना मुश्किल हो गया। इसलिए मैंने अपने रिश्तेदारों के मशवरे पर अबातूत का मकान बेचा और अपनी जॉब से रिटायरमेंट लेकर इस शहर में आ गया।
मैंने तकरीबन 8 महीने पहले रबाइन स्ट्रीट पर मौजूदा मकान खरीदा। मकान थोड़ा पुराना है और आबादी से थोड़ा हट कर है, मगर मेरे लिए बहुत अच्छा था और मुझे सुकून की भी ज़रूरत थी, लिहाजा मैंने मकान खरीद लिया। वहाँ सुकून से रहने लगा। 8 माह तक तो कोई मसला नहीं हुआ, मगर पिछले 1 हफ्ते से महसूस हो रहा है कि मेरे साथ कोई और ज़ीरू भी इस मकान में रह रही है जो मुझे नज़र नहीं आ रही। आपको कैसे महसूस हुआ कि कोई और हस्ती भी आपके मकान में रह रही है? मैं उस शख्स के सांस लेने की आवाज़ सुनता हूँ। ओह, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आपके मकान में शायद किसी परिंदे या जानवर ने भी मस्कन बना लिया है, जिसकी सांस लेने की आवाज़ आपकी समाज से टकराती है और आपको ये महसूस हो रहा है कि जैसे कोई इनविजिबल हस्ती जो किसी को नज़र नहीं आ रही वो आपके मकान में आपके साथ रह रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने उस 1 हफ्ते में अपना पूरा घर साफ किया, कहीं कोई परिंदा या जानवर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पानी की लाइनें कहीं से लीक हों और सांस लेने की जो आवाज़ें आप सुन रहे हों वो दरअसल पानी के पाइप से निकलने वाली हवा की आवाज़ हो? जी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हैरत अंगेज बात है फिर तो। मेरी नज़र में तो मिस्टर सलियान का दिमाग शायद तन्हाई की वजह से अपसेट था और उन्हें अपने घर में किसी के होने का एहसास हो रहा था। अक्सर तन्हा रहने वाले इंसान इस तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और वो अपनी तन्हाई मिटाने के लिए अपने जहन से एक दोस्त तराश लेते हैं और बाज़ औक़ात उसी दोस्त से डरने लगते हैं। मिस्टर सलियान के मुतालिक भी मेरा यही ख्याल था। उसी वक्त मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और चीफ कमरे के अंदर दाखिल हुए। कैस, क्या ख्याल है तुम्हारा सलियान के केस के बारे में? सर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो ख्याल है कि मिस्टर सलियान को वहम हो गया है। मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। मैं साफ महसूस करता हूँ कि मेरे मकान में कोई और भी मेरे साथ रह रहा है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा। ओके ओके, चीफ सलियान की बात सुनकर बोले, फिर मेरी जानिब मतवज्जा हुए। कैस, तुम सलियान के साथ उसके घर जाकर तहकीक कर लो। ठीक है सर। ठीक है सलियान, ये तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाकर तहकीकात कर लेगा। थैंक्स। सलियान ने चीफ का शुक्रिया अदा किया तो चीफ मेरी जानिब देखते हुए कमरे से बाहर चले गए। चीफ के जाने के बाद मैंने घंटी बजाकर अपने चपड़ासी को बुलाया। अशराफ आ गया है क्या? मैंने चपड़ासी से अपने असिस्टेंट के मुतालिक पूछा। जी, वो तो काफ़ी देर पहले आ चुके हैं। चलो भेजो उसे। अशराफ, ये मिस्टर सलियान है, हमें तफ्तीश के लिए इनके घर जाना है। आप सामी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं? अशराफ ने सलियान से मुसाफा करते हुए कहा। जी, मैं कदीम मिस्री नस्ल सामी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा ताल्लुक़ भी सामी नस्ल से ही है। आप दोनों ने ताल्लुक़ पैदा कर लिया, मैं यहाँ अकेला रह गया, मैंने हंसते हुए कहा। सर, आप सैयद ज़ादे हैं, हम तो कदीम मिस्री नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। नस्ल कुछ नहीं होती, असल चीज़ आदमी के अमाल होते हैं। जल्दी से जीप निकालो, हमें सलियान साहब के घर चलना है। मसला क्या है सर? अशराफ ने पूछा तो मैंने मुख्तसर सलियान का मसला अशराफ को बयान किया। वो भी मसला सुनकर हैरत से सर हिलाने लगा। अशराफ ने जीप स्टार्ट की और हमसे पूछा, सर जाना कहाँ है? रबाइन रोड। मेरे बजाय सलियान ने जवाब दिया। रबाइन रोड? वो तो तकरीबन काहिरा शहर के मज़ाफ़ात में है। हाँ, वही रबाइन रोड। जीप तेज़ रफ्तार में चलने लगी। 1 घंटे की मुसाफत के बाद जीप रबाइन रोड पहुंच गई। सलियान से पूछकर अशराफ जीप को सलियान के घर के सामने तक ले गया। सलियान का मकान आबादी से थोड़ा हटकर था और बाहर ही से महसूस होता था कि मकान काफ़ी कदीम है। अशराफ की जीप रोकने के बाद मैं जीप से नीचे उतरा। मेरे उतरने से पहले ही सलियान जीप से नीचे उतर चुका था। मैं सलियान के मकान को बगौर देख रहा था। कदीम तर्ज तामीर का एक शाहकार मकान था जिसकी देखभाल ज़्यादा अच्छे तरीके से ना होने की वजह से मकान आसेब ज़दा सा महसूस हो रहा था। मकान का रंग बोसीदा होकर जगह जगह से उखड़ गया था, जिसकी वजह से मकान मज़ीद हैबत ज़दा महसूस होता था। हम तीनों मकान के बड़े से लोहे के गेट के सामने पहुंचे। लोहे के गेट को सलियान ने आगे बढ़कर धक्का दिया तो वो किसी कुत्ते की तरह गुर्राते हुए खुल गया। गेट खुलने की आवाज़ इतनी भयानक थी कि एक लम्हे को मैं अपनी जगह पर ठिठक कर रुक गया। गेट के साथ ही एक लॉन था जिसमें उगी हुई घास जगह जगह से मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से जली हुई सी महसूस हो रही थी। चंद टंडोमंड से दरख्त भी खड़े थे जिनके ज़्यादातर पत्ते जर्द ही थे। हालांकि ख़ज़ां का मौसम नहीं था, मगर सलियान के लॉन में ऐसा लगता था जैसे ख़ज़ां ने मुस्तकिल डेरा डाल रखा हो। अचानक एक तेज़ और करख्त आवाज़ ने मेरे कदम रोक दिए। ये आवाज़ सुनकर अशराफ भी रुक गया। उसका चेहरा भी खौफ की चुगली खा रहा था। ये कैसी आवाज़ है? अशराफ घबराई हुई आवाज़ में बोला। ये उस मनहूस चमगादड़ की आवाज़ है।
सलियान नफरत से एक दरख्त पर देखता हुआ बोला तो मैंने और अशराफ ने भी सलियान की आंखों की सीध में देखा तो एक बार फिर मैं खौफ से लरज उठा। पत्तों से खाली दरख्त पर एक भयानक शक्ल वाली चमगादड़ उल्टी लटकी हुई हम तीनों को घूर रही थी। उफ खुदाया, कितनी भयानक चमगादड़ है। ओह, इसका मुंह तो देखो, ये तो किसी भेड़िए के मुंह से मुशाबा लग रहा है। अशराफ चमगादड़ को गौर से देखता हुआ बोला तो मैंने भी गौर से चमगादड़ को देखा। मुकम्मल स्याह रंग की वो भयानक चमगादड़ किसी कव्वे के बराबर की थी और उसका चेहरा, उफ, उसका चेहरा तो किसी खूंखार भेड़िए के चेहरे जैसा महसूस हो रहा था। वो चमगादड़ अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों में सारे जमाने की वहशत लिए हम तीनों को घूर रही थी। यह आपने कैसी चमगादड़ पाली हुई है? अरे मैंने कोई चमगादड़ नहीं पाली, ये चमगादड़ भी पिछले एक हफ्ते से इस दरख्त पर उल्टी लटकी हुई है। मैंने कई बार इसे भगाया मगर ये फिर यहाँ वापस आ जाती है। सलियान बोला तो मैंने सर हिला दिया। ये बातें करते हुए हम तीनों मकान के अंदरूनी दरवाजे के सामने पहुंचे तो मेरी आंखें एक बार फिर खौफ से उबल पड़ी। दरवाजे के ऊपर एक लोहे की जंजीर लगी हुई थी और जंजीर के साथ झूलता हुआ एक अजीबोगरीब किस्म का मुजस्मा था जो शायद दरवाजे पर दस्तक देने के लिए लगाया गया था। मैंने आगे बढ़कर जंजीर पकड़ी और उस मुजस्मे को देखने लगा। वो मुजस्मा एक भेड़िए का सर मालूम हो रहा था। करीब से चंद लम्हों देखने से ही मुझे उस मुजस्मे से डर सा महसूस होने लगा। अरे ये कैसा भयानक मुजस्मा लगाया हुआ है आपने? ये मुजस्मा इस दरवाजे के साथ ही लगा हुआ मिला था। मुझे तो ये आर्ट का बेहतरीन नमूना महसूस हुआ, इसीलिए मैंने इसी दरवाजे के साथ ही लगे रहने दिया। सलियान बोला और फिर दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल हो गया। सलियान के घर में दाखिल होने के बाद उसके पीछे मैं और मेरे पीछे अशराफ भी घर में दाखिल हुआ। अंदर से भी मकान काफ़ी पुरअसरार था और घर के दरो दीवार से पुरअसरारियत टपक रही थी।